Hi everyone, welcome to my new video. I am Suryan Shukla from IIT BHU. In this video, we will learn about last chapter of first year chemistry book named Environmental Chemistry. Now the question arises, who is the target audience of this particular chapter? तो इस लेक्चर को कोई भी वो बच्चा जो फर्स्ट ईयर में हो, उसको बोर्ड एग्ज़ाम देना हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और मैं ऐसा हर एक पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर करने वाला हूँ, कोई भी पॉइंट में छोड़ने वाला नहीं हूँ। और कोई भी वो बच्चा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे जेई मेंस और नीट की तैयारी कर रहा हूँ, उनके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। और ऐसे बच्चों के लिए मैं मार्क करता जाऊँगा कहाँ से कौन सा पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट इम्पोर्टेंट होंगे उनको मैं ज़रूर मार्क आउट करूँगा कि ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ट्रेंड आ चुके हैं। और उनके लिए भी पूरा चैप्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें स्टेटमेंट दे देते हैं, पूछते स्टेटमेंट सही है या गलत है, या फिर 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे कि ये सी है, ए बी समथिंग सॉर्ट ऑफ, कौन सा सही है। तो इसीलिए थ्योरेटिकल नॉलेज होना भी ज़रूरी है और कुछ इसमें लर्न करने के लिए रिलेटेड भी चीज़ें हैं। और मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा लगता है इस पूरे के पूरे चैप्टर को रैप अप करने में। तो इसीलिए ये इतना ईजिली स्कोरिंग भी है और इसमें हम आसानी से 1-1.5 घंटे इन्वेस्ट करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो चलिए चालू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। सबसे पहले हमारी केमिस्ट्री बुक में दिया गया है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन दी हुई है। तो वो क्या होती है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, ट्रांसपोर्ट, रिएक्शन, इफेक्ट एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीसीज इन द एनवायरनमेंट। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ये कोई बोर्ड का बच्चा लिख देगा। जेई पॉइंट ऑफ व्यू या फिर नीट के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज जस्ट यही रीज़न है कि मैंने सब कुछ लिया हुआ है। मेरा सबसे पहला पर्सपेक्टिव था कि जेई मेन से हम नीट के बच्चों के हिसाब से बनाए जाए, लेकिन फिर जब पीवाईक्यूज जब मैंने भी अटेम्प्ट दिया था और पीवाईक्यूज देखा, तो अभी भी रिसेंटली ट्रेंड में भी ये है कि हमें डेफिनेशंस आने हुए देखे हुए आने चाहिए, कि देखा हुआ रहना चाहिए, ताकि हम उन क्वेश्चंस को टैकल कर सके जो हमारा स्टेटमेंट बेस्ड आता है। फिर एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन पे ही रहेगा, वाटर पोल्यूशन। ज़्यादा हम एयर पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल वेस्ट और 2 टॉपिक और हैं उन पे ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। मेन फोकस इन 3 टॉपिक पे रहेगा हमारा। मेन टॉपिक हमारे 3 यही हैं जिस पे स्कोरिंग कर सकते हैं, और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है इस चैप्टर में कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है? Environmental pollution is the effect of undesirable change in our surrounding that have harmful effects on plant, animal and human being. नॉर्मल सी लाइन है, a substance which cause pollution is known as pollutant। यहाँ पे pollutant की definition दी हुई है। अब फिर बताया है कि pollutant सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब इनको पोल्यूटेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो नेचुरल अमाउंट होता है उनका, उससे ज़्यादा या हायर कंसंट्रेशन में रहने की वजह से, और जो रीज़न होता है इनके हायर कंसंट्रेशन में होने का, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, इसलिए उन्हें पोल्यूटेंट कहा जाता है। और जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से, ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एन एवरेज ह्यूमन बीइंग नियरली requires 12 to 15% more air than the food। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 12 से 15% हमें एयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है रेदर देन फूड। तो थोड़ा सा भी अगर एयर में हमारा पोल्यूटेंट रहेगा तो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे लिए, इवन अगर वो उतने अमाउंट में फूड में होगा तो। अब आगे दिया हुआ है कि पोल्यूटेंट्स 2 टाइप के होते हैं, डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। डिग्रेडेबल वो होते हैं जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वाइल जो
नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, वो नेचुरल प्रोसेस से बहुत ज़्यादा डिकेड्स लग जाते हैं उनको डिग्रेड होने में, इसीलिए उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। Substances like DDT, plastic, heavy materials and many chemical or nuclear waste once released into environment are difficult to remove। सिंपल सी लाइन है। सबसे इम्पोर्टेंट ये कंपाउंड है मेरा DDT। DDT मेरा बहुत इम्पोर्टेंट कंपाउंड है और मुझको इसका हमेशा स्ट्रक्चर आना चाहिए। स्ट्रक्चर आपको गूगल कर लेना है या फिर मैं बता दूंगा आगे। फिर दिया हुआ है दीज पोल्यूटेंट can't be degraded by natural process, पहले ही मैंने बताया, and are harmful to living organisms in this process of environmental pollution। Pollutant originate from a source and get transported by air or water or are dumped into soil by human being। इस लाइन बता रही है कि जो पोल्यूटेंट होते हैं वो तो हम क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट होते हैं एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, या फिर हम ह्यूमन बीइंग्स ही उसे सॉइल के अंदर डंप कर देते हैं। अब हमारा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के ऊपर। अब जो टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। अब एटमॉस्फेयर क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर जो अर्थ को सराउंड किए हुए हैं उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक, ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है एटमॉस्फेयर की। अब एटमॉस्फेयर के बारे में बताया जा रहा है कि वो सेम थिकनेस का नहीं होता है हर एक हाइट पे, डेंसिटी घटते जाती है, ठीक, हर एक लेयर पे। फिर बताया गया है ट्रोपोस्फेयर के बारे में एंड स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम अभी देखेंगे आगे कि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं इनके बारे में। तो ट्रोपोस्फेयर किसको कहते हैं? द लोएस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच ह्यूमन बीइंग अलोंग विथ अदर organisms live is called troposphere। It extends up to the height of 10 किलोमीटर from sea level। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से कि स्ट्रेटोस्फेयर कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक, सॉरी, ट्रोपोस्फेयर कितने, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ट्रोपोस्फेयर मेरा सी लेवल से लेकर के 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब फिर ट्रोपोस्फेयर के बारे में और प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं। तो ट्रोपोस्फेयर मेरा एक टर्बुलेंट डस्टी जोन, एयर कंटेनिंग, वाटर वेपर कंटेनिंग और क्लाउड कंटेन करता है। दिस इज द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट एंड क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक, अबव द ट्रोपोस्फेयर बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है ये जेई एंड नीड के हिसाब से, एवो 10 to 50 किलोमीटर एवो द सी लेवल स्ट्रेटोस्फेयर मेरा पाया जाता है। अब आगे बताया जाता है कि स्ट्रेटोस्फेयर क्या क्या कंटेन करता है। स्ट्रेटोस्फेयर में डाईहाइड्रोजन, आई एम वेरी सॉरी, डाई नाइट्रोजन, ड्राई ऑक्सीजन, ओजोन और थोड़ा बहुत लिटिल वाटर वेपर। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, मैंने पीवाईक्यूज में देखा हुआ है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। स्ट्रेटोस्फेयर क्या कंटेन करता है, ये वाली लाइन, और जो प्रीवियस स्लाइड में मेरी थी वो भी ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या क्या पाया जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको भी मार्क आउट कर लेना। फिर आगे बताया गया है कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन किसे कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो वो ट्रोपोस्फेरिक और स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन होता है उन दोनों को मिला करके हम एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बार जेईई में आस्क क्वेश्चन अब आने वाला है। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर prevents about 99.5% of sun's harmful UV radiation from reaching the Earth's surface and thereby protecting humans and other animal from its effect। तो ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है हमें
कि 99.5% यूवी रेज को स्ट्रेटोस्फेयर रोक लेता है। बहुत ज़्यादा बार इसमें कभी कभी इसको बदल के कह देते हैं कि 99 की जगह 95.5 और समथिंग डाटा कह देते हैं, लेकिन सही आंसर होता है 99.5। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया ये प्रॉब्लम। जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि हम ट्रोपोस्फेरिक और स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में ज़्यादा पढ़ने वाले हैं अब डिटेल में, तो बहुत मेजर चंक होगा इन दोनों टॉपिक्स का। अब स्टार्ट करते हैं। Tropospheric pollution. Tropospheric pollution occurs due to presence of undesirable solid or gaseous particle in the air. The following are the major gaseous and particulate pollutant present in the troposphere. Gaseous air pollutant, इसमें क्या क्या आता है? ऑक्साइड ऑफ सल्फर, डाइनाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन और अदर ऑक्सीडेंट्स। और पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट में क्या आता है? दीज आर डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोक एटसेट्रा। अब देखो बहुत सारे ऑक्साइड और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ने वाले, तो हमको ऐसा नहीं करना है कि हमें रट लेना है। हाँ, हमें 2-3 बार मल्टीपल रीडिंग्स लेनी है, या तो मल्टीपल बार ये वीडियोस देख लो या फिर अपनी ही एनसीईआरटी बुक को मल्टीपल बार रीड कर लो मेरे पढ़ाने के बाद, जैसे तुम्हारी इच्छा। लेकिन इसे रटने के ऊपर मत जाना कि सल्फर डाइऑक्साइड ये करता है, ये हार्मफुल इफेक्ट है, उसके बाद जो आगे नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह पढ़ेंगे कि इनके ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, आखिरी में जा करके एकदम मैसअप कर जाओगे। तो इसीलिए सिंपली रीडिंग लो, कुछ और नहीं करना है, सिर्फ रीडिंग लेना है हार्मफुल इफेक्ट्स की। एग्जाम में क्लिक कर गया सही है, नहीं क्लिक किया कोई बात नहीं, हमें बस एक बार रीडिंग ले लेनी है। अब मुझे लगता है रीडिंग काफ़ी होती है यार, रीडिंग से मेरे क्वेश्चंस हो जाते थे। रीडिंग करो और अपने आप ही जो सही रहता है वो क्लिक कर जाता है उस दिन। तो ऐसे ही हम आप अप्रोच बता दिए कैसे पढ़ना है आगे। तो अब गैसियस एयर पोल्यूटेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा मेरा ऑक्साइड ऑफ सल्फर। अब ऑक्साइड ऑफ सल्फर प्रोड्यूस कैसे होता है? तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर तब प्रोड्यूस होता है जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं। तब मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड। अब जैसे कि तुम जानते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, सल्फर के बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं। तो लेकिन मेजर चंक जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है। अब ये ऐसी गैस है जो कि पॉइजनस है, गैस है, गैस है। ये भी पॉइंट की बात होती है कि SO2 गैस है। अब पी ब्लॉक पढ़ोगे तो बहुत सारे गैस, लिक्विड एंड सॉलिड के बारे में पता चलता है कि किसके ऑक्साइड्स हैं। तो इसीलिए यहाँ पे तो नहीं इंपॉर्टेंट है, बट सल्फर डाइऑक्साइड इज ए गैस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर ये पॉइजनस होता है बोथ एनिमल्स और प्लांट के लिए, यहाँ पे दिया गया है। और इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट इवन लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड काज respiratory disease like asthma, bronchitis, emphysema एंड इन ह्यूमन बींग्स। तो ये बीमारियां होती हैं। तो याद क्या करना है, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, मतलब ध्यान रख लेना। अब रटने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रख लेना कि पूरे स्लाइड में से ही कि सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पिरेटरी डिजीजेस पैदा करता है। थोड़ा कहीं पे लिख लेना, या फिर मैं एक काम करूंगा आखिरी में जो रटने वाले पॉइंट्स है ना इस पूरे चैप्टर के, मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 5 से 10 मिनट का। उसमें ऐसे ही कि जो मल्टीपल रीडिंग जिसके लिए जरूरत है, क्योंकि हर चीज़ के लिए तो जरूरत है नहीं कि ऑक्साइड कैसे पैदा हुआ, ऑक्साइड सल्फर के बर्न से हुआ, फॉसिल फ्यूल बर्न हुआ तो डाइऑक्साइड बन गया, ये सब जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड का रेस्पिरेटरी डिजीज ये मेरा रटने वाला पॉइंट है। तो एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा उसमें डाल दूंगा, कोई तुमको टेंशन मत लो कि जो भी मल्टीपल बार याद करने वाली चीज़ है उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ये यही सही रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड काज इरिटेशन टू आईज। देखो अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत बार सेंटेंस में पूछा गया है। इवन मुझे याद है शायद मेरी शिफ्ट में ये रेस्पिरेटरी डिजीज वाला क्वेश्चन था, तो इसीलिए ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर रिजल्ट इन टीयर्स, रेडनेस,
higher concentration of CO2 leads to stiffness of flower buds which eventually fall off from the plants। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एज ए स्टेटमेंट PYQs में आ चुका है। PYQ देखना, PYQ में कतई से मिलेगा। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो जल्दी ट्राई ऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखो ना यार, यहाँ पे 4 है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 4 है, 4, और यहाँ पे 6 बनना चाह रहा है। तो कोई भी इतना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाना चाहता, सब लोग एक मिनिमम स्टेट में रहना चाहते हैं अपने। तो ऑक्सीडेशन जो होता है SO2 का, वो फिजिबल नहीं होता है अगर अनक्रिस्टलाइज ऑक्सीडेशन कराएं तो। लेकिन जब हम इसी सेम रिएक्शन को, CO2 वाले रिएक्शन को ही हम कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोई ऑक्सीडेंट, जैसे यहाँ पे मेरा ओजोन हो गया है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया है, तो ये SO3 बना देता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। और ये वाली रिएक्शन याद रखना कि इसमें SO3 नहीं बना है, इसमें H2SO4 बना है। ये पर्टिकुलरली है क्या, इसको अगर ब्रेक डाउन भी करोगे ना तो कुछ है नहीं। क्या बना, पानी बना होगा। इस रिएक्शन को मैं करके दिखा देता हूँ। देखो नॉर्मली सबसे पहले पड़ा क्या होगा मेरे पास, ठीक है, पड़ा क्या होगा, जो ये टूटेगा प्लस O में, और ये नेसेंट ऑक्सीजन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है, और मेरे पास पड़ा हुआ है SO2। अब वो ये SO2 क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, और ये SO2 क्या मिलकर के कर देगा, SO2 प्लस ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये मेरा बनाएगा SO3। और मेरे पास पहले से ही क्या पड़ा हुआ है, वाटर, और वाटर क्या कर जाएगा इसके साथ रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा मेरा H2SO4 एक्वस। बस सिंपल सी रिएक्शन है, रिएक्शन याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अपने आप रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन रटा मत करो, रिएक्शन हो कैसे रहे इस पे ज्यादा ध्यान दिया करो, ठीक। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब बताया गया है आगे कि जो डाई नाइट्रोजन होता है और डाइऑक्सीजन होता है वो मेन कंपोनेंट्स होते हैं एयर के, लेकिन ये आपस में नॉर्मल टेम्परेचर पे कभी रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन एट हाई एल्टीट्यूड व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स देन दे कंबाइन टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हाई एल्टीट्यूड्स पे लाइटनिंग आई तो क्या आई, एनर्जी आई। तो ये जो रिएक्शन नहीं भी हो रही थी उसको भी रिएक्शन करा दिया, और क्या बन गया मेरा NO2। और NO2 फिर किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, नाइट्रेट आयन में, और जो कि वाटर के साथ सॉइल में आ जाता है, जो कि सर्व हो जाता है एज ए फर्टिलाइजर। तो ये ज़्यादा बेकार बात तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर हायर अमाउंट में मेरा फर्टिलाइजर भी आ गया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब और तरीके से कैसे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बन सकते हैं वो मैं बताता हूँ। कि जब ऑटोमोबाइल्स इंजन होते हैं, अब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया, फिर फॉसिल फ्यूल बर्न हुआ एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत है मुझे इस रिएक्शन को कराने के लिए। तो जो मेरा फॉसिल फ्यूल बर्न होता है उसमें डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं NO प्लस NO2। अब ये रिएक्शन होती कैसे है ये बताया गया है यहाँ पर। अब देखो रिएक्शन होती कैसे है। सबसे पहले मेरा N2 रहता है प्लस ऑक्सीजन के साथ, ये बनाता है NO। इनिशियली यही बनता है हाई टेम्परेचर पर यही बनता है, लेकिन जो NO होता है वो मेरा ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। जब और वो ऑक्सीजन पाता है फर्दर इस रिएक्शन के बाद क्या होता है, NO फिर से ऑक्सीजन पाया तो उसने क्या किया, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, NO2, एक स्टेबल कंपाउंड बना लिया। ठीक, और यही यहाँ पे NCERT में लाइन दी हुई है कि NO reacts instantaneously with oxygen to give NO2।
NO2 इंस्टेंटेनियस रिएक्शन जो मैंने बता दिया है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 इज फास्टर देन नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या था मेरा, NO, रिएक्ट्स विथ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर। अब देखो, जो NO था वो NO2 में क्यों जा रहा था, कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा था तो उसको ऑक्सीडेंट चाहिए था, ठीक है। O2 इतना बढ़िया ऑक्सीडेंट नहीं है जितना बढ़िया ओजोन है, क्योंकि ओजोन में क्या होता है, स्टेबल, ओजोन स्टेबल तो होता है लेकिन ओजोन जो होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ NO की रिएक्शन होगी तो वो ऑब्वियस है कि जो प्रीवियस रिएक्शन थी उससे तेज होगी, क्योंकि यहाँ पे तो O2 मेरा प्रेजेंट था और O2 के साथ जो रिएक्शन होगी NO की वो स्लोअर होगी रेदर देन जो हमारी रिएक्शन होगी NO की O3 के साथ, क्योंकि ये एक ऑक्सीडेंट है। बस यही लाइन लिखी हुई है, द रेट ऑफ प्रोडक्शन। ये कभी भी आ सकता है एज ए स्टेटमेंट और समथिंग कभी भी आ सकता है। अब जैसे मैं पहले बताया था कि हमें रट्टा मारना है कुछ कुछ चीज़ें, तो वैसे ही इरिटेंट रेड हैज़ पैदा करता है इन ट्रैफिक और कंजेस्टेड प्लेसेस पे। ये क्यों होता है, ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो ये हमें याद रखना है। और ऐसे ही आगे भी हार्मफुल इफेक्ट्स बताए हुए हैं। यहाँ पे देखना, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को रिटायर करता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी जेई मेंस में पूछा जा चुका है कि जो NO2 जो मेरा इसके पहले वाला सल्फर वाला ऑक्साइड था वो लीव्स को नहीं, फ्लावर्स को शायद डैमेज कर रहा था, बल्कि ये जो है वो फोटोसिंथेसिस के रेट को कम कर दे रहा है। तो ये याद रखना। और ये एक लंग इरिटेंट है, जबकि वो आई इरिटेंट था, तो याद रखना वो भी इवन एक्यूट, ये एक्यूट रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम डिजीज पैदा करता है चिल्ड्रंस में, जबकि वो सब में पैदा करता था। तो याद रखना। और इट इज टॉक्सिक टू लिविंग टिश्यूज ऑल्सो। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से कुछ 3-4 ऑप्शन दे दे, NO2 SO2 दोनों जिसमें रहे, मल्टीपल चॉइस समथिंग, वो कुछ भी कर सकते हैं जिसमें रिस्पिरेटरी डिजीज कौन कौन से पैदा कर सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन SO2 NO2 दोनों रहे, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही अगला पॉइंट है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो हार्मफुल टू वेरियस टेक्सटाइल फाइबर एंड मेटल्स। अब तीसरा पॉइंट ऐसे ही दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये डेफिनेशन फॉर्मल आपने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में, तो उसमें मैं नहीं जाने वाला हूँ। और फिर ये बताया जा रहा है कि बनता कैसे, तो ये बनता है बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो कि मुझे याद रखना है, कि ये कार्जिनोनिक होते हैं, कार्जिनोजेनिक होते हैं। कार्जोजेनिक मतलब क्या होता है, लंग कैंसर काजिंग डिजीज होती है इनसे हाइड्रोकार्बन की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जेईई मेंस में आ चुका है। दे हार्म प्लांट्स बाय causing easing breakdown of tissues and saddening of leaf flower and twigs। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रख लेना। जो भी पॉइंट ध्यान में रखने वाले हैं ना, इनके लिए मैं सोच रहा हूँ स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अब पढ़ने जा रहे हैं ऑक्साइड ऑफ कार्बन के बारे में। तो सबसे पहला मेरा आता है ऑक्साइड ऑफ कार्बन में कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूटेंट है। अब रीजन क्या है आगे बताऊंगा मैं, बहुत सीरियस रीजन है। और इसके प्रॉपर्टी होती है कि इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड हाईली पॉइजनस टू लिविंग बीइंग्स बिकॉज it of its ability to block the delivery of oxygen to the organ and tissues। अब कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा कैसे होता है,
तो it is produced as a result of incomplete combustion of carbon. Carbon monoxide is mainly released into the air by automobile exhaust and other sources which are produced. CO involves incomplete combustion of coal, firewood and petrol. ठीक, कोई important line नहीं है. The number of vehicles has been increasing over the years all over the world. Many vehicles are poorly maintained and several have inadequate pollution control equipments, resulting in the release of greater amount of carbon monoxide and pollutant gas. इसीलिए तुम लोगों ने देखा भी होगा कि आजकल वो पोल्यूशन, जब कार होता है तो पोल्यूशन कार्ड वार्ड भी बनता है कारों का, ताकि वो CO ना प्रोड्यूस कर पाए, और CO बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होता है. अब कैसे हार्मफुल होता है अगली स्लाइड में देखते हैं. अब ये इतना हार्मफुल होता कैसे है, अब इसका रीजन यहाँ पे मिलेगा. इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बो हीमोग्लोबिन विच इज अबाउट 300, ये लाइन मार्क करो, 300 मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स. तो ये क्या बनाता है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि 300 टाइम मोर स्टेबल होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स से. इन ब्लड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ carboxy hemoglobin reach up to 3 to 4%, the oxygen carrying capacity of blood is greatly reduced. 3 से 4% इवन जो ऑक्सीजन रहता है, अगर ये कॉम्प्लेक्स मेरा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाए तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है. दिस ऑक्सीजन डिफिशियंसी रिजल्ट इन हेडेक, वीक आईसाइट्स, nervousness, cardiovascular disorder. This is the reason why people are advised not to smoke. तो देखो भाई, जेई वाले बच्चों, इंजीनियर बनने जा रहे हो, अब पढ़ लो, ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा. In pregnant humans who have habit of smoking, the increased CO level in the blood may induce premature birth and spontaneous abortion and deformed babies. तो प्रेग्नेंट औरतें, अभी तो कोई नहीं देख रही होंगी, फ्यूचर में होने वाली प्रेग्नेंट औरतें, प्लीज इस बात का ध्यान रखें. कोई भी बच्चा, इवन नॉट दिस वाज जस्ट अ जोक, कोई भी स्मोक ना करे. माँ बाप काफ़ी दुखी होते हैं सब लोग. स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, और रीज़न भी पता चल गया. अब तो पढ़े लिखे की जैसा एक्ट करो और डोंट स्मोक. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन to the atmosphere by respiration, burning of fossil fuel for energy, and by decomposition of limestone during the manufacture of cement. It is also emitted during volcanic eruption. Carbon dioxide gas is confined to ट्रोपोस्फेयर ओनली. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कन्फाइंड होता है सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर के अंदर. और हमें इसका कंसंट्रेशन भी याद रखना है कि इट इज अबाउट 0.03% बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको जरूर से जरूर याद रखना है. विद द इंक्रीज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, a large amount of carbon dioxide get released into the atmosphere. Excess of CO2 in the air is removed by green plants. आप सबने बहुत पहले ये सब पढ़ा होगा कि ग्रीन प्लांट्स सुबह इस पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, तो फिर CO2 रिलीज करते, CO2 खाते हैं, तो यही बैलेंस प्रोवाइड करता है हमारे नेचर को. ये बहुत सिली पॉइंट है, मतलब नॉर्मल पॉइंट है. और फिर अब बताया गया कि डिफॉरेस्टेशन और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से हमारा CO2 लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, और जो कि हमारे
जो उसका अमाउंट है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, हमारा जो बैलेंस है एटमॉस्फेयर में वो बन नहीं पा रहा है। और सबसे खास बात इस लाइन में है कि द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ CO2 in the air is the mainly responsible for the hemoglobin। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा हीमो ग्लोबल वार्म, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर प्रोनाउंसिंग ग्लोबल वार्मिंग एज हीमोग्लोबिन, आई एम रियली सॉरी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है वो मेरा CO2 है। इस बात को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि CO2 मेनली मेरा रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अब हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ठीक, तो यहाँ बताया गया कि 75% ऑफ द सोलर एनर्जी जो हमारे अर्थ को मिलती है वो हम एब्जॉर्ब करते हैं, वही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और रेस्ट ऑफ द हीट को हम रेडिएट कर देते हैं बैक। ठीक, और सम ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड बाय द गैसेस। ये पॉइंट पहले याद एकदम इंपॉर्टेंट है कि 75% 75% 75% ऑफ सोलर एनर्जी रीच करती है अर्थ को, सॉरी डिस्टरबेंस हो गया था थोड़ा, एब्जॉर्ब हो जाती है 75%, ये याद रखना 75%। ठीक है, और सम ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड बाय द गैसेस लाइक। अब इसको मैंने हाईलाइट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। 5 चीज़ें हमें याद रखनी है, क्या क्या, कि मेरा सबसे पहला CO2, मीथेन, एकदम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओजोन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और वाटर वेपर। क्या? वाटर वेपर। ये मेरे सबसे बड़े कॉज होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के। ये सबसे ज़्यादा हीट को ट्रैप करते हैं और ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इन 5 का नाम तुमको एकदम से रट लेना है, अभी तुरंत किसी तरीके से भी रट लो। क्या रटना है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, CFC वाटर वेपर। ये 5 नाम तुमको याद ही रखने हैं। इन द एटमॉस्फेयर दस दे टू द एड टू द हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, दिस कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग काज करने के मेन रीजन है। फिर से याद दिला देता हूँ, क्या है? CO2 है। फिर हम मुझे याद करना है CO2 के बाद क्या था? मीथेन था मेरा, फिर मेरा ओजोन था, फिर मेरा CFC था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, और फिर मेरा क्या था? वाटर वेपर था। मुझे अब याद रहना चाहिए, अगर मैं भूला तो मैं बहुत बड़ा कुत्ता या भुलक्कड़ या जो भी अपने आप को गालियां दे लो। ठीक है, ऐसे गाली दे लो अपने आप को, अगर भूलोगे तो गाली दे लेना। ठीक है, गाली दे के याद कर लो, लेकिन याद कर लो क्या क्या याद करना है, याद कर लो, गाली दे लो, याद कर लो। ठीक, सॉरी। We all know that in cold places flowered vegetables and fruits are grown in glass covered area called green house। अब देखो एटमॉस्फेयर कितना बड़ा काम करती है हमारे यहाँ। जहाँ इतनी ठंड होती है वहाँ पे पेड़ पौधे उगाने के लिए वर्चुअल ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करना पड़ता है, और ऐसे को ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, a blanket of air called the atmosphere has kept the temperature of the earth constant for the centuries। बट अब ऐसा नहीं, क्योंकि हम मानव छेड़छाड़ कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, और ये बहुत हार्म कर रहा है। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें अब अभी आगे उसकी भी करेंगे। डेवलपमेंट की बातें बहुत अच्छा चलती रहती हैं, और वो डैमेज कर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर को। अब देखो एटमॉस्फेयर क्या करता है, ट्रैप कर लेता है सन हीट को नियर द अर्थ सरफेस, और हमारे अर्थ को वार्म रखता है। इसी प्रोसेस को हम
नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को और अर्थ को परफेक्ट बनाता है लाइफ के लिए। ठीक, अब लेकिन अब जो विंटर जो कोल्ड प्लेसेस हैं वहाँ पे तो ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, बहुत ठंड होती है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, ग्लास रखा जाता है जो कि ओपेक होता है टू इंफ्रारेड रेडिएशंस। इट पार्शियली रिफ्लेक्ट एंड पार्शली एब्जॉर्ब दीज रेडिएशंस। तो रेडिएशंस को जब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो जो ग्लास होता है वो मेरा जाने नहीं देता है। हमारे तो जो एटमॉस्फेयर होता है वो हीट को वापस भी जाने देता है, बट ये जो ग्लास होते हैं वो ओपेक होते हैं। वो एनर्जी, जब हीट एनर्जी एक बार ट्रैप हो जाती है ग्रीन हाउस में तो फिर वो जाने नहीं देते, तो वो काज करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को। ठीक है, और ऐसे ही फिर बताया जाता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ऑल्सो ट्रैप हीट एज दे आर ट्रांसपेरेंट टू सनलाइट बट नॉट टू हीट रेडिएशन। ओके, तो जो हीट रेडिएशन मतलब जो हीट वापस जाती है, CO2 उसे वापस नहीं जाने देता है। सनलाइट को अलाउ करता है लेकिन जाने नहीं देता है, तो इसीलिए ये ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करता है। तो इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है। इफ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉसेस द डेलिकेट प्रोपोर्शन ऑफ 0.003%, देखो ये फिर से आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, द नेचुरल ग्रीन हाउस बैलेंस में गेट डिस्टर्ब। ठीक, तो फिर और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे स्लाइड की आई है यहाँ पर कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस के बारे में तो पढ़ा ही है, लेकिन अगर मेजर पूछा जाएगा तो मेजर में मैं किसका नाम लेने वाला हूँ, मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग इट्स CO2। ओके, याद रखना इस बात को। देखो यार, मैंने तुमको बताया था कि 5 ग्रीन हाउस गैसेस हैं, एक और जोड़ लेना, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये 6 याद कर लेना। कौन कौन से 6, फिर से बता रहा हूँ, उधर नाइट्रस ऑक्साइड नहीं दिया हुआ था, ये तुमको याद करना है। CO2, O3, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, और क्या था, CFC था, और क्या था तुम्हारा, एक वाटर वेपर। मन में बोलो क्या क्या था, और 6 के नाम तुमको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बनने वाली है, और देख लेना 6 में से एक शिफ्ट में ज़रूर आएगा, ये ज़रूर से ज़रूर आएगा। अब फिर बात करते हैं कि मीथेन इज प्रोड्यूस नेचुरली व्हेन वेजिटेशन इज ब्रस्ट और डाइजेस्टेड और रोटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ये भी बन सकता है क्वेश्चन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन आर रिलीज्ड इन पैडी फील्ड, कोल माइंस, फ्रॉम रोटिंग garbage dams and by fossil fuel. Chlorofluorocarbons are man-made industrial chemical used in air conditioning, etc. CFC are also damaging ozone layer. ये पॉइंट याद रखना, CFC जो है ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है। नाइट्रस ऑक्साइड का ये है occurs naturally in the environment. In recent years, their quantities have increased significantly due to the use of chemical fertilizer and burning of fossil fuels. तो नॉर्मल पॉइंट था ये। If these trends continue, the average global temperature will increase to a level which may lead to melting of polar ice and flooding of low areas all over the earth। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो पोलर आइस जो होंगे वो मेल्ट हो जाएंगे, तो वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा, तो फ्लडिंग आ जाएगी। दैट्स इट। इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ, तो ये लाइन याद रख लेना कि जो ग्लोबल टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वो हमें बहुत सारी इन्फेक्टियस डिजीज भी कॉज करेगा, जैसे कि मेरा
जैसे कि मेरा डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर एटसेट्रा, जो भी यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम बात करेंगे एसिड रेन के बारे में। तो नॉर्मल जो वाटर होता है उसका पीएच 5.6 होता है, इसको याद करना है, ठीक है। नॉर्मल वाटर का जो पीएच होता है वो 5.6 होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ रेन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैं ये रिएक्शन लिख के दिखा दे देता हूँ कि रिएक्शन कौन सी होती है। HO2 प्लस CO2 के बीच में रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन फॉर्म करती है कार्बोनिक एसिड को, जो कि कार्बोनिक एसिड टूटता है, एक वीक एसिड होता है ये H प्लस प्लस कार्बोनेट आयन के बीच में। तो यही दो रिएक्शन की वजह से, इस H प्लस की प्रेजेंस की वजह से मेरा जो पीएच होता है वाटर का वो 5.6 जाता है। ये तो नॉर्मल होता है। अगर 5.6 के नीचे चला गया मेरा पीएच रेन का, तो वो कहलाएगा एसिड रेन। नॉर्मल का होता है 5.6 और 5.6 के नीचे गया, हम जैसा कि जानते हैं कि ऑन ए स्केल ऑफ 14 अगर 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 के इधर जाते हैं तो एसिडिक हो जाता है, और 7 के उधर जाते हैं तो बेसिक हो जाता है। एट 25 डिग्री ये भी लिख देता हूँ। एसिड रेन रिफर्स to the ways in which acid from the atmosphere is deposited on the earth's surface. Okay, oxide of nitrogen and sulfur, which are acidic in nature, can be blown by wind along with solid particles in the atmosphere and finally settle down either through as dry deposition or in water, fog, snow and or wet डिपोजिशन। तो क्या कह रहा है, ऑक्साइड जो होता है नाइट्रोजन और सल्फर का, वो भी एसिडिक होते हैं इन नेचर, और जो कि एटमॉस्फेयर से आते हैं और ग्राउंड पे सेटल हो जाते हैं ड्राई डिपोजिशन के फॉर्म में, वाटर, फॉग, स्नो या वेट डिपोजिशन। इतना ही कह रहे थे। Acid rain is a byproduct of a variety of human activity that emits the oxides of sulfur and nitrogen in the atmosphere। इस पॉइंट में कहा गया है कि जो एसिड रेन होता है वो क्यों होता है, सल्फर और नाइट्रोजन जो हम ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा एटमॉस्फेयर में भेजते हैं, वही कॉज करता है हमारा एसिड रेन के ऊपर के लिए। एज मेंशन्ड अर्लियर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल which contains sulfur and nitrogenous matter such as coal, oil in power station and furnace, or petrol and diesel in motor engine produce sulfur dioxide and nitrogen dioxide। और ये रीज़न है कैसे पैदा होता है, और हमें पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि SO2 और NO2 का ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, और फिर वो रिएक्ट करते हैं वाटर से, और जो कि एसिड रेन के लिए कंट्रीब्यूशन होता है। बिकॉज ऑफ पोल्यूटेड एयर यूजुअली कंटेन्स मैटर दैट क्रिस्टलाइज दिस ऑक्सीडेशन। देखो नॉर्मली O2 जो होता है, O2, ये रिएक्शन मैंने तुम्हें इसके पहले भी बताई है, जहाँ पे SO2 का हमने कहा था कि ओजोन के साथ अच्छे से रिएक्शन हो जाता है, लेकिन O2 के साथ उतने अच्छे से रिएक्शन नहीं होता, बहुत कम फॉरवर्ड जाएगी। लेकिन चूंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इस रिएक्शन को क्रिस्टलाइज कर देते हैं, मतलब उस रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि O2 जो होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 पहुंच जा रही है। ये एज ए ऑक्सीडेंट काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजर। तो नॉर्मली तो केस में नहीं करता, लेकिन ड्यू टू सम क्रिस्टलाइजेशन ये हो जाती है रिएक्शन, कुछ ना कुछ क्रिस्टलाइजेशन बोल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, कैटालिसिस की वजह से। ओके, फिर वही प्रोसेस कि यहाँ SO3 बन गया है, तो SO3 वाटर के साथ लगेगा, तो वाटर के साथ क्या बना देगा मेरा
H2SO4। ये रिएक्शन हो गई। अब मैं नाइट्रोजन वाली रिएक्शन दिखा देता हूँ। सबसे वाली नाइट्रोजन की जब रिएक्शन होगी इन द कंडीशन तो बनेगा मेरा N2O5, और फिर जब मेरा N2O5 रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो ये क्या बनाएगा मेरा HNO3 नाइट्रिक एसिड। ओके, बस यही सिंपल सी रिएक्शन थी। रिएक्शन समझ लेना, रिएक्शन रटना नहीं, ठीक? कोई भी रिएक्शन रटनी नहीं है तुमको। अब कहा गया है कि जो अमोनियम सॉल्ट होते हैं और also formed and can be seen as an atmospheric has aerosol of fine particles, aerosol particles of oxides or ammonium salt in raindrops results in wet deposition. SO2 is also absorbed directly on both solid and liquid ground surfaces and is thus deposited as dry deposition। नॉर्मल सी बात है, कुछ है नहीं खास इस लाइन में। फिर बताया गया कि एसिड रेन हार्मफुल होता है एग्रीकल्चर प्लांट एज इट इज डिसॉल्वेंट एंड वॉशेस अवे द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फॉर देयर ग्रोथ। न्यूट्रिएंट्स को बहा ले जाते हैं, इसी वजह से एसिड रेन की वजह से रिस्पिरेटरी एलिमेंट में भी प्रॉब्लम होते हैं ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स में। और जब एसिड रेन फॉल होता है और ग्राउंड वाटर से मिलता है और ये लेक और रिवर से मिलता है तो ये जो एक्वेटिक लाइफ को भी बहुत ज़्यादा हार्म करता है। फिर इट ऑल्सो करोड्स वाटर पाइप्स रिजल्टिंग इन लीचिंग ऑफ हैवी एलिमेंट्स सच एज आयरन कॉपर इनटू ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर में ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब देखते हैं कि ताजमहल का एसिड रेन के साथ क्या रिलेशन है। एसिड रेन ने बहुत सारा डैमेज कॉज किया हुआ है, आपको पता ही हो कि एसिडिक नेचर की वजह से। और जो हमारी मोनूमेंट है ताजमहल, वो मेनली बना हुआ है स्टोन से। और स्टोन में होता ही क्या है, स्टोन में मैक्सिमम जो मार्बल होती है वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करके बना देता है कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है, ताजमहल का, और कोई रीज़न नहीं है। यही कहा गया है इस दूसरी वाली पॉइंट में, ही कहा गया है कि सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड लोकेटेड, जैसा हमने पढ़ा ही है कि एसिड रेन के लिए मेन काज यही करते हैं। तो जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं इसमें सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, दस हमारा एसिड रेन होता है। और एसिड रेन होता है तो ये फॉलोइंग रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन बहुत नॉर्मल सा है, शायद मेरे लिए भी और आपके लिए भी। कुछ हुआ नहीं, एसिड बेस रिएक्शन है, आराम से हो जाएगी। 10th क्लास में भी पढ़ा होगा एसिड बेस रिएक्शन ये वाले। एसिड बेस रिएक्शन हुई, वाटर निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला है और SO3 बना है, अरे कैल्शियम सल्फेट बना है। फिर गवर्नमेंट ने भी एक प्लान लाया था 1995 में टू प्रिवेंट दिस हिस्टोरिकल मोमेंट। कोई खास पॉइंट नहीं है। अब हम आ चुके हैं पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स के पास, टॉपिक के ऊपर। तो अब पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट होते क्या हैं? तो ये होते हैं मिनट सॉलिड पार्टिकल, मतलब वेरी टाइनी और liquid droplets in the air. These are present in vehicle emission, smoke particle from fires, dust particle and ash from industries. तो ये resources हैं जहाँ से वो आते हैं। अब particulate दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वेएबल एंड नॉन वेएबल। वेएबल कौन से होते हैं? particulates is like bacteria, fungi, molds, algae, etc. और minute living organism। देखो ये living organism होते हैं that are dispersed in the atmosphere. Human are being allergic to some of the fungi found in the air. They can also cause plant disease। तो नॉर्मल सा है, लेकिन पॉइंट क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट? वेएबल एंड नॉन वेएबल,
ठीक है, ये लिविंग बीइंग होता है, ये नॉन लिविंग बीइंग होता है। ओके, ये बात याद रखनी है। अब देखो, नॉन वेरिएबल पार्टिकुलेट्स को क्या हम बहुत सारी कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड साइज। अब देखो, स्मोक सबसे पहला कैटेगरी है। स्मोक पर्टिकुलर कंसिस्ट ऑफ सॉलिड और मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स फॉर्म ड्यूरिंग द कंबंशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये मेरी डेफिनेशन है स्मोक की। नॉर्मल स्मोकिंग तो जानते ही होगे, वैसे ही स्मोक पर्टिकुलेट्स भी वहीं से आया हुआ है। एग्जाम्पल्स आर सिगरेट स्मोक, स्मोक फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, गार्बेज एंड ड्राई लिव्स, ऑयल स्मोक एटसेट्रा। अब दूसरी कैटेगरी है डस्ट। अब डस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स ओवर 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवर 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ओके, प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्रशिंग, grinding and attribution of solid materials, sand from sand blasting, sawdust from wood works, pulverized coal, cement, ash fly from factories, dust storm, etc. are some typical example of this particulate emission. Okay, ज़्यादा खास कुछ है नहीं, लेकिन ये डेफिनेशंस याद रखना। ओके, अब मेरी नेक्स्ट कैटेगरी आ गई है मिस्ट की। मिस्ट और फ्यूम्स जो कि मेरे बचे हुए हैं। तो मिस्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे लिक्विड एंड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन एयर। एग्जाम्पल आर सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट, हेब्रेसिड and insecticides that miss their target and travel through the airs and form mist। तो मिस्ट क्या होता है? मिस्ट लिक्विड स्प्रे होता है जो कि एयर में, जैसे हम नाई के यहाँ बाल कटाने जाते हैं जब, तो वो स्प्रे करता है। तो जो लिटिल पार्टिकल होता है वाटर ड्रॉपलेट का, वो घूमते रहता है, तो उसको हम, बहुत स्मॉल वाटर पार्टिकल, तो उसको हम मिस्ट कहते हैं। मिस्ट और फ्यूम्स में यही अंतर रहता है कि ये लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये गैसेस स्टेट में रहता है। अब फ्यूम्स को भी फॉर्मल डेफिनेशन, फ्यूम्स मतलब परफ्यूम्स कह लो। तो जब हम स्प्रे करते हैं तो नियरली हमें कुछ दिखता नहीं है, बस हम स्मेल कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं फ्यूम्स की। फ्यूम्स आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स ड्यूरिंग सब्लिमेशन, distillation, boiling, and several other chemical reactions. Generally, organic solvents, metals, and metallic oxide form fumes particle. Okay, ये फॉर्मल डेफिनेशन थी। अब इफेक्ट देखते हैं पर्टिकुलर पोल्यूटेंट का क्या होता है। तो ये ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसकी साइज क्या होती है। फिर अब बताया गया है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे हाईलाइट करते हैं इनको, कि जो पर्टिकुलर पोल्यूटेंट होते हैं बिगर देन 5 माइक्रॉन्स, बिगर देन 5 माइक्रॉन्स, वो हमारे नजल पार्सल में रह जाते हैं, लॉर्ड्स इन नजल पार्सल उसके अंदर रह जाते हैं। वेयर एज पार्टिकल्स ऑफ अबाउट 10 माइक्रॉन एंटर्स इनटू लंग्स इजिली। ओके, ये बताया गया है। जो 5 माइक्रोन से बड़े होते हैं वो नेसल पासेज में हमारे चले जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं, सॉरी। और जबकि जो 10 माइक्रोन से के आसपास के होते हैं वो हमारे लंग्स में इजिली इंटर कर जाते हैं। ये दोनों डाटा याद रखना। ओके, अब बताया जा रहा है कि लेड इज यूज टू बी मेजर एयर पोल्यूटेंट इमिटेड बाय द व्हीकल्स। तो ये पॉइंट याद रखना। लेड जब यूज किया जाता था पेट्रोल्स के अंदर, ठीक है, लेडेड पेट्रोल यूज टू बी प्राइमरी सोर्स ऑफ एयरबॉर्न लेड emission in India. This problem has been now overcome by using
unleaded petrol. In most of the city in India, lead interferes with the development and maturation of red blood cell. ओके, तो इतना सा था। अब हम पढ़ेंगे फॉग के बारे में। फॉग क्या होता है? द वर्ड फॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम स्मोक एंड स्मोक। ओके, this is the most common example of air pollution that occurs in many cities throughout the world. And these are of two types. अब तो जो दो टाइप हैं वो है मेरा क्लासिकल स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, तो देखो जो क्लासिकल स्मोक होता है वो ऑकर करता है कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट में, एंड ये मिक्सचर होता है स्मोक, फॉग और सल्फर डाइऑक्साइड का। तो ये मुझे याद करना है। स्मोक, वैसे भी तुम्हें पता है स्मोक स्मोक जो होता है वो स्मोक और फॉग का ही मिक्सचर होता है। और यहाँ पे जो तीसरा कंपोनेंट है वो मेरा क्या है? वो मेरा है सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड की टेंडेंसी क्या होती है? सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाना जब भी उसे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल जाए। तो ये क्या हो गया? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि ये जाना चाहता है SO3 में। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग स्मोक कहते हैं। अब याद कैसे करना है कि ये वाला क्लासिकल वाला कोल्ड में होता है और ये रिड्यूसिंग नेचर में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं पूरा पढ़ा देता हूँ, फिर ट्रिक बताता हूँ। फिर फोटोकेमिकल स्मोक ऑकर्स इन वार्म, dry and sunny climate. The main component of photochemical smoke results from the action of sunlight on unsaturated hydrocarbon and nitrogen oxides produced by automobile factories. Photochemical smoke has high concentration of oxidizing agent, higher concentration of oxidizing. Therefore, it is also known as oxidizing smoke. ठीक, अब तुमको याद कैसे करना है? मैंने बता तो दिया फॉर्मल डेफिनेशन कि इसमें अनसैचुरेटेड होता है, फोटोकेमिकल में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। तुमको याद कैसे करना है? तो देखो, क्लासिकल चीजें सी से डिनोट होती हैं, कोल्ड में पाया जाता है। और जो क्लासिकल चीजें हो रही हैं आजकल वो रिड्यूस हो रही हैं। क्यों रिड्यूस हो रही है? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर मेरा आ गया है। तो तुमको कैसे याद हो गया कि जो मेरा क्लासिकल है स्मोक वो कैसा है? कोल्ड में पाया जाता है और वो कैसा है? रिड्यूसिंग नेचर का है। तुमको शायद याद हो गया हो इस कहानी से। ओके, अब जब दूसरे वाले की मैं बात करूंगा, फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल, तो तुमको मेरी कहानी कौन सी याद रहेगी? क्लासिकल चीजों के बारे में। क्लासिकल डांस ही ले लो। तो देखो, जब क्लासिकल वाला कोल्ड में हो गया तो ये मेरा किस में आएगा? वार्म में। और वो वाला अगर मेरा रिड्यूसिंग नेचर का था तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो जाएगा। और तुमको एक चीज और याद कर लेनी है इसमें कि ये सल्फर डाइऑक्साइड रखता है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रखता है along with unsaturated हाइड्रोकार्बन। ओके, बस इतना सा याद करना है। अब कहानी भी याद रख लेना तो ये जल्दी से आसानी से याद हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। व्हेन fossil fuel are burnt, a variety of pollutants are emitted into earth troposphere। नॉर्मल सी लाइन है। देखो, तो फिर जो टू ऑफ द पोल्यूटेंट दैट आर इमिटेड आर हाइड्रोकार्बन और नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं। अब क्या होता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो मिलता है ऑक्सीजन के साथ, तो मेरा बनता है NO2। ओके, when these pollutant builds up sufficient high level, a chain reaction occurs from their interaction with sunlight
in which NO is converted into नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या होता है, NO की हेल्प से O2 है, यहाँ पे देखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 है। ओके, ये ज्यादा तेज रिएक्शन नहीं कराएगा NO2 की फॉर्मेशन की, लेकिन जब NO2 विद द हेल्प ऑफ सनलाइट मेरा टूटेगा NO प्लस O में, तो ये प्रोड्यूस करेगा नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, ऑक्सीजन। ओके, नेसेंट ऑक्सीजन पैदा करेगा, जो कि बहुत ही हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होगा। वो क्या करेगा, वो करेगा ऑक्सीजन के साथ जाके कंबाइन करके बनाएगा मेरा O3। और O3 क्या होता है, ओजोन। अब तक ओजोन के बारे में हमने अच्छी अच्छी बातें तो पढ़ ली है कि हमें यूवी रेस से बचा लेता है, लेकिन वो इतना ही ज़्यादा हार्मफुल होता है जब वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर आ जाए, क्योंकि ये हमारे लिए गैस अच्छी नहीं होती है। जब तक ऊपर रहे तब तक ठीक है, बट अगर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आया तो ये हमारे लिए बहुत खराब बात होती है। ओके, द ओजोन फॉर्म्ड इन द ozone form in the above reaction reacts rapidly with the NO and form to regenerate NO2। अब क्या हुआ, NO3 जो है, NO के साथ NO जो हमारा ऊपर ला रहे थे, हम बर्न करके लेते आ रहे हैं, ठीक, यही हो रहा है। ये क्या करता है फर्दर, अब ये तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या करता है, ये मुझे कन्वर्ट कर देता है NO2 प्लस O2 के अंदर, और फिर से वही चैन रिएक्शन हो जाती है। ठीक, तो इसी को चैन रिएक्शन कहा गया है। और NO2 के बारे में बहुत खास बात, बहुत बार आता है ये कि NO2 कैसी गैस है, तो NO2 एक ब्राउन गैस है। याद रख लो, इसको याद करना है, एकदम से भूलना ही नहीं है। NO2 कैसी गैस होती है, ब्राउन गैस होती है। CO कैसी गैस होती है, ऑर्डरलेस और कलरलेस गैस होती है। ये तो तुमको भूलना ही नहीं है, तुम भूल गए तो तुम गधे हो, बेवकूफ हो, तुमको भूलना ही नहीं है। तुम भूल कैसे सकते हो, तुमको नहीं भूलना है, ठीक, बिल्कुल नहीं भूलना है। कैसी गैस है, ब्राउन गैस है, तुमको नहीं भूलना है ना, नहीं भूलोगे ना, बिल्कुल नहीं भूलोगे, कोई नहीं भूलेंगे भैया, ठीक है। चलो अब ओजोन के बारे में बता जा रहा। ओजोन इज ए टॉक्सिक गैस एंड बोथ NO2 and O3 are strong oxidizing agent and can react with unburned hydrocarbon in polluted air। सारा गेम यहाँ पे आया। अब मेरे पास क्या हो चुका है, मेरे पास दो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं भैया, दो दो। वेयर आर यू कर्सर, हाँ, दो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ चुके हैं। एक NO2 आ चुका है मेरा, और एक मेरा आ चुका है O3। अब दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अनबर्न्ड कार्बन, जो मेरे पास कार्बन हाइड्रोकार्बन है, उनके साथ रिएक्शन करता है और तीन कंपाउंड बनाता है, जो तुमको कत्तई से याद रखना है। पहला फॉर्मल्डिहाइड, याद कर लो, फॉर्मल्डिहाइड, क्या याद करना है, फॉर्मल्डिहाइड बनाता है, एक्रोलीन बनाता है, और पान बनाता है। बहुत बार जानते हो क्या करता है, पैन का, पान का ही उसने फुल फॉर्म पूछ लिया है, कुछ नहीं, फुल फॉर्म पूछ लिया है। ओके, और कुछ भी नहीं किया है उसने। अब देखो, तुमको तीनों नाम याद रख लेना है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड, इसको थोड़ा सा ऑक्सीडाइज किया तो बन गया फॉर्मल्डिहाइड। ओके, फॉर्मल्डिहाइड, ये याद रखना है तुमको। फिर एक्रोलीन बन गया, ये कॉमन नेम है और ये तुम्हें याद भी रखना है, एक्रोलीन बन गया। अब देखो, पान को तुमको याद कैसे करना है, मैं बताता हूँ, ठीक है।
पान मैं याद करता हूँ, पैन जो भी बोल लो तुम, पान मेरे लिए ज़्यादा ठीक है। तो इसका नाम कैसे पड़ा होगा देखते हैं। मेरे पास है ये, इस ग्रुप को, इससे जुड़े हुए सारे ग्रुप को अगर ये पार्ट लगा हुआ है तो मैं क्या बोलता हूँ, एसिटल ग्रुप। एसिटल, ये ब्रह्म ज्ञान ले लो, ठीक है। ये ब्रह्म ज्ञान, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान छोटे छोटे लेते रहोगे तो एक दिन महान बन जाओगे, ठीक है। ऐसे ही करना होता है। अब देखो, अब हम पैन के ऊपर देखते हैं कि पैन है क्या। पैन में क्या है, एसिटल है, परऑक्सी है, परऑक्सी, और क्या है, नाइट्रोजन है, डाइऑक्साइड। ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर। रुको एक बार फिर से इसका अच्छा स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं। एसिटिल ग्रुप बनाया मैंने, ठीक। फिर मैंने परऑक्सी बनाई, और फिर मैंने यहाँ पे नाइट्रेट बना दिया, ओके। तो ये स्ट्रक्चर भी याद कर लेना, और कैसे याद नाम रखा, नाम भी याद रखना, ठीक है। एसिटिल ग्रुप होता है इसको, और फिर इसको नाम प्रो परऑक्सी, क्योंकि यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज है। एसिटल, एसिटल इस ग्रुप की वजह से। नाइट्रेट क्योंकि इसके पास NO है, ठीक है। तो ये 3 कंपाउंड बनते हैं, तुमको याद रखना है। किसके हेल्प से ये बना है मेरा, जब रिएक्शन हुआ है ओजोन से, ये भी एक्रोलीन बना है ओजोन की हेल्प से, और ये बना है ओजोन प्लस नाइट्रेट की हेल्प से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक देखना है हमें। तो फिर कॉमन कंपोनेंट देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले कहानी याद रखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या मिला था, मुझे मिला हुआ था, सारी कहानी याद करते हैं। ये था, फिर मैंने नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया था, डाइऑक्साइड सॉरी। उसके बाद इनकी हेल्प से क्या बनाया था, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया था मेरा। जब मेरा मीथेन ऑक्सीडाइज हो गया था एक बार, जब मीथेन 2 बार ऑक्सीडाइज हो गया था तो क्या बना था मेरा, ये मेरा बना था एक्रोलीन बन गया था मेरा। रियली सॉरी, फिर से यार स्ट्रक्चर गलत बन गया। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ठीक। अब बनाते हैं हम एक्रोलीन का, एक्रोलीन का स्ट्रक्चर। तो एक्रोलीन में क्या था, मेरा डबल बॉन्ड कार्बन था, सिंगल बॉन्ड H H H, ओके। ये मेरा एक्रोलीन हो गया। और पैन तो मैंने बहुत खतरनाक तरीके से तुमको बनवा के दिखाया है, फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे देखो, पर ऑक्सी लिखना है, पैन से पर ऑक्सी। तो देखो एसिटल ग्रुप है, तो एसिटल ग्रुप सबसे पहले मैंने बनाया एसिटल ग्रुप। पर ऑक्सी की वजह से 2 ऑक्सीजन दिए, फिर नाइट्रेट की वजह से मैंने क्या दिया, NO2 दे दिया। तो ये मेरा पैन का स्ट्रक्चर मुझे याद हो गया, ओके। अब भूलना मत, पैन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद कराया है। Photochemical smoke causes serious health problem. Both ozone and pan acts as powerful eye irritant. ये याद रखना है। Ozone and nitric oxide irritates the nose, throat, and high concentration causes headache, chest pain, dryness of throat, and difficulty in breathing. Cough, sorry. Photochemical smoke leads to cracking of rubber. क्रैकिंग ऑफ रबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शायद पूछा भी जा चुका है जेईई मेंस में। एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू द प्लांट लाइफ। इट ऑल्सो कॉजेज कोरोजन ऑफ metals, stone, buildings, material, rubber and painted surface.
How photochemical smoke can be controlled? If we can control the primary precursor of photochemical smoke such as NO2 हाइड्रोकार्बन, देखो अगर NO2 बच जाएगा और हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन सारी कैसी हुई थी, एक बार रिएक्शन सारी करा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या था, रिएक्शन अच्छे से याद रखना, NO2 आया, ठीक, और मेरे पास क्या था, NO था, NO ने बनाया मेरा ऑक्सीजन के हेल्प से NO2। अब ये Na2 ने क्या किया, ये कन्वर्ट हो गया NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। अब इस नेसेंट ऑक्सीजन ने क्या किया, ये नेसेंट ऑक्सीजन जा करके O2 के साथ रिएक्शन करके O3 बना दिया, और इस O3 ने क्या किया, जो यहाँ वाले NO था उसके साथ जा करके रिएक्शन करके क्या बना दिया, NO2 O2। और ये चैन रिएक्शन चलते गए, और चैन रिएक्शन के एंड में हमें क्या मिला, NO2 और ओजोन, जो कि दोनों पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिन्होंने मेरा क्या किया, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करके क्या क्या बना दिया था, फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन और पान परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, ठीक है। तो इतनी कहानियां थी, ठीक है। यूजुअली क्रिस्टलाइज catalytic converters are used in automobiles which present the release of oxygen, nitrogen dioxide and hydrocarbon in the atmosphere। यही सब कहानी है। Certain plants, penis, etc. etc. जो कि हेल्प कर सकते हैं। ऐसा है। अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो अब मेनली हमने पढ़ा था कि ओजोन से हमें बचाता है, ठीक। तो फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन देखते हैं। द अपर मोस्ट लेयर, the upper stratosphere consists of considerable amount of ozone O3 which protects us from harmful UV rays radiations। ओके, अब इसका लैम्डा तुमको याद रखना है। ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ, ये पूछा जा चुका है जेईई मेंस में, 255 वेवलेंथ, और वो भी किस में है, नैनोमीटर में, याद रखना, याद रखना इस बात को। दीज रेडिएशन causes skin cancer in humans, therefore it is important to maintain ozone shield। Ozone in the stratosphere is a byproduct of UV radiation acting on the dihydrogen molecule। The UV radiation split apart molecular oxygen into free oxygen atom। These oxygen atom combines with molecule to form oxygen। अब ऑक्सीजन कैसे बनता है, तो अपर स्ट्रेटोस्फेयर में होता क्या है, जो ऑक्सीजन होता है वो खूब सारी एनर्जी की वजह से स्प्लिट हो जाता है नेसेंट ऑक्सीजन में, और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है मेरा O3। बस यही फॉर्मेशन का तरीका, और दो दिन और भी तरीके हैं, ठीक, ये रिएक्शन बताई हुई है। अब देखो दिखा हुआ है, कर्सर भाई फिर से तुम गायब हो गए, हाँ मिला मिला, सॉरी। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, और ये डिकम्पोज हो जाता है बार बार मॉलिक्यूलर। O3 मेरा ज़्यादा स्टेबल है नहीं, ये बार बार कन्वर्ट हो जाता है O2 में, लेकिन चूंकि एनर्जी मिली रहती है तो इक्विलिब्रियम में O3 मेरा बना रहता है, ओके। Thus, a dynamic equilibrium exists between the production and decomposition of ozone molecules। In recent years, there have been
have been reports of duplication of this protective ozone layer because of the presence of certain chemical in the stratosphere। अब क्या कह रहे हैं कि जो ओजोन लेयर है वो मेरा घटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि सर्टेन केमिकल हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में चला जा चुका है। द मेन रीजन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीकेशन इज बिलीव्ड टू बी रिलीज ऑफ CFC। CFC को सबसे बड़ा कारण माना गया। और ये CFC कहाँ यूज होता है? जो कि यूज होता है मेरा एयर EC वगैरह में यूज होता है, फ्रीज वगैरह में यूज होता है। और इसको फेरॉन्स भी कहते हैं, ये याद रखना। ये पूछ सकते हैं, ये इवन बोर्ड्स में भी पूछ सकते हैं, ये किसी में भी पूछ सकते हैं। ये फेरॉन्स, व्हाट इज फेरॉन? मुझसे ये कब पूछा गया था? जब मैं बोर्ड्स का प्रैक्टिकल दे रहा था। तो याद रखना फेरॉन्स क्या होता है, ठीक है। These compounds are non-reactive, non-flammable, non-toxic organic molecule and therefore used in refrigerator and air conditioners, जैसा मैंने तुमको बताया। In the production of plastic foams and by the electronic industry for cleaning computers, part, etc. Once CFC are released in atmosphere, they mix with the normal atmospheric gases and eventually reaches the stratosphere। तो कह रहे हैं कि जो मेरी CFC एक बार निकल गई हवा में तो ये जाती है और स्ट्रेटोस्फेयर में मिल जाती है। इन स्ट्रेटोस्फेयर दे गेट ब्रोकन डाउन बाय द पावरफुल यूवी रेज। जैसे अब CFC को उठा लिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये यूवी रेज के हेल्प से ब्रेक डाउन हो जाती है क्लोरीन और इस दो रेडिकल के फॉर्म में। और क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या होता है? रिएक्ट करता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के साथ और बनाता है मेरा क्लोरीन मोनो ऑक्साइड रेडिकल। वैसे तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है इस रिएक्शन को, बस एक बार देख लो कि रिएक्शन हुए क्या जा रही है और मैं आखिरी में समअप कर दूंगा कि रिएक्शन क्या क्या हो रही है। तो सबसे पहले मेरा क्या हुआ है, F2Cl2 ये रिएक्ट किया है यूवी के हेल्प से। लिखा ही हुआ है तो क्या मैं लिखूं, Cl और C रेडिकल F2Cl के बीच में। फिर Cl डॉट ने रिएक्शन की, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसने ये ऑक्सीडाइज कर गया और ये खुद O2 में कन्वर्ट हो गया। द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन मोनो ऑक्साइड रेडिकल विथ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस मोर क्लोरीन रेडिकल्स। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। फिर जब ये मेरा बन गया Cl.O, ये फिर रिएक्शन किया नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और फिर इसने फ्री Cl बनाया और इस प्रोसेस के हेल्प से Cl फिर से बन गया। द क्लोरीन रेडिकल आर कंटिन्यूसली रीजनरेटेड एंड कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। और इसी की वजह से जो मेरा, अब फाइनली देखोगे तो O3 था मेरे पास, लेकिन अब मेरे पास बचा क्या है, इन सारी रिएक्शन होने के बाद O3 से मेरा O2 की तरफ कन्वर्जन हो रहा है। और हमने पढ़ा हुआ है लॉ कि ये कमी हो रही है जब मेरा खर्च हुए जा रहा है, ऑक्सीजन बने जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम भी इसके तरफ शिफ्ट होते जाता है, तो O2 मैक्सिमम बनने लगता है मेरा, ठीक है, इन रिएक्शंस की वजह से। तो ये डिप्लीकेट कर देते हैं ओजोन लेयर को, यही रीज़न था। तीनों रिएक्शन याद कर लो, याद ही करा देता हूँ मैं। सबसे पहले क्या था, ओके, मैंने आराम से लिख लिया यूवी रेज। जब यूवी रेज पड़ी तो क्या हुआ मेरा, सबसे पहले क्लोरीन रेडिकल बना। देखना क्लोरीन ही सबसे मेन प्रॉब्लम है। फिर क्या बना, अब इसको मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, ये रेडिकल बना होगा, अभी के लिए भूल जाता हूँ, अभी बाद में तो फिर से मुझे याद करना होगा इसे। ये मेरा बना, किसके साथ मिला, ओजोन के साथ मिला, और ओजोन के साथ मिलके क्या बनाया, O2। और मैं एक इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन तो मुझे पता ही है कि क्या चल रही है, ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन चल रही है ना,
यहाँ से इस ऑक्सीजन ने इसको खाया, और जब ये इधर खा गया तो इक्विलिब्रियम किसकी तरफ शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। जब कोई कंपोनेंट खाते हैं लीच एटलियस प्रिंसिपल के हिसाब से तो O2 ज्यादा बनने लगेगा मेरा। तो इसी वजह से ये जो क्लोरीन होता है, सॉरी ये वाला क्लोरीन ऑक्साइड जो होता है, इस नेसेंट ऑक्सीजन को खा लेता है, इस नेसेंट ऑक्सीजन को खा लेता है, और फिर इस तरफ मेरी रिएक्शन चली जाती है, और इसी वजह से डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर होने लगता है। अब देखो the ozone hole. In 1980s, the atmospheric scientists working in the Antarctica reported that the duplication of ozone layer, commonly known as ozone hole over the South Pole, it is found that unique set of conditions are responsible for the ozone hole. अब ये क्यों होगा, क्योंकि एनर्जी सारा खेल है भाई। रिएक्शन किसके हेल्प से होगा, एनर्जी के हेल्प से होगा। तो अभी दिखाते हैं, ठीक। इन समर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मीथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन मोनोऑक्साइड। अब देखो जो ये वाली रिएक्शन हुई है, सॉरी सारे पढ़ने के बाद फिर रिएक्शन पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी रिएक्शन अच्छे से समझना, कुछ भी रटना नहीं है, मैं सब कुछ समझाऊंगा, रटना नहीं है, ठीक। एंड क्लोरीन फॉर्मिंग क्लोरीन सिंक्स, रियली सॉरी कहाँ गायब हो गया। इन समर सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मीथेन रिएक्ट्स विथ chlorine monoxide and chlorine atom and forming chlorine sink, preventing much ozone depletion, whereas in winter especially special type of cloud called polostratospheric clouds are over Antarctica. These polar stratosphere clouds provide surface on which chlorine nitrate form gets hydrolyzed to form hypoacid. It also reacts with hydrogen chloride to produce as per reaction to give molecular chlorine. Okay. अब क्या कह रहे हैं कि जो ठंडक में क्या होता है, ज्यादा डिप्लीकेशन नहीं होता। देखो एक बार मेरा O2 खा लिया, तो अब ये जो होगा, ठंडक में क्या हो रहा था, इस इक्विलिब्रियम को इधर शिफ्ट करने के लिए ये जो बन रहा था, नेसेंट ऑक्सीजन को खा जा रहा था, तो O2 ज्यादा बनने लग रहा था, तो ज्यादा डिप्लीकेट हो रहा था, दो बार रिएक्शन हो रही थी। लेकिन गर्मियों में क्या पाया जाता है, गर्मियों में क्या पाया जाता है कि इसका रिएक्शन ज्यादा हो जाता है NO2 के साथ, NO2 के साथ हो जाता है, और ये बना लेता हूं NO2CO2। तो इससे देखो एक ही बार मेरा ऑक्सीजन ओजोन को तकलीफ पहुंचाए, दो बार नहीं पहुंचाया है। अब भैया ठंडक में क्यों नहीं होता है, ठंडक में भी तो NO2 रहता होगा। अब उसका रीजन ये है, ठंडक में क्या होता है, Cl डॉट जो मेरा बनता है वो रिएक्ट करता है CHO4 के साथ, ठीक। ये गर्मियों में होता है, आई एम रियली सॉरी, ये दोनों जो रिएक्शन है वो गर्मियों में होता है, CH3 रेडिकल और CHL, ठीक है। तो इनकी वजह से, इन दोनों रिएक्शन की वजह से क्या बच जाता है, मेरा ओजोन बच जाता है। अब ठंडियों में क्या होता था, याद करते हैं। ठंडक में जो मैंने ओवरऑल रिएक्शन बताई है, ओवरऑल क्या बताया है कि भैया सबसे पहले मेरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन आया था। अगर लगे कि बहुत बार एक्सप्लेन कर रहा हूं तो प्लीज स्किप कर देना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, किसी को समझ नहीं आता इसलिए इतना समझा रहा हूं। तो यूवी रेडिएशन आया, CF2Cl डॉट और एक Cl डॉट बना। ये Cl डॉट क्या किया मेरा,
रिएक्ट किया ओजोन के साथ और ये क्या बनाया, ClO प्लस O2। अभी भी ये रेडिकल में है। एक बार तो इसने ओजोन को खाया, फिर ये दूसरी बार ओजोन को खाएगा, देखना। अब ये फिर से इसके साथ रिएक्शन किया, ठीक, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। तो ये इक्विलिब्रियम को पीछे खींच दिया और O2 बन गया। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है कि जो ये Cl डॉट बना, गर्मियों में क्या हुआ, जो Cl डॉट बना वो किसके साथ चला गया, मीथेन के साथ चला गया, ठीक। और जो भी मतलब Cl डॉट मीथेन, और थोड़ी बहुत रिएक्शन तो हो जाएगी उतरे के साथ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा बहुत तो इसने प्रिवेंशन किया ही किया। और फिर जब ये मान लो थोड़ी रिएक्शन हो गई Cl डॉट O के साथ, तो ये फर्दर रिएक्शन थोड़ी बहुत तो इसके साथ भी हुई होगी, लेकिन डिप्लीकेशन से तो बचा लिया ना NO2, जब वो भी पार्टिसिपेट करने लगा रिएक्शन में, ठीक है। अब देखो मेन बात आती है, ठंडी गर्मी तो हो गया भैया, भैया ये वाली रिएक्शन गर्मियों में हो जाती है, भैया ये वाली ठंडक में हो जाती है। पगला गए हो क्या? नहीं भाई, पगलाया नहीं हो। ये रीजन क्यों होता है, क्योंकि एक पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स आते हैं जो कि अंटार्कटिका के ऊपर बनते हैं, और ये ठंड में ऐसा क्या करते हैं, तो ठंड में क्या करते हैं, जो ठंड में सेम रिएक्शन हुई, मेरा ये बना, ठीक, यही बना, ठंड में भी ये बना, ठंड में भी मेरा CHL बना, ठीक है, नॉर्मली यही रिएक्शन हो रही है। अब ठंड में आ गए हमारे क्लाउड्स, और इन क्लाउड ने क्या किया भैया, इन क्लाउड ने ये वाली रिएक्शन कर दी। अब मेरे पास इस रिएक्शन की वजह से फिर से मेरे पास क्या बचा हुआ है, Cl डॉट O, या फिर माइनस लिख दो या तो रेडिकल लिख दो, वैसे ये रेडिकल में टूट जाएगा क्योंकि यूवी की वजह से। तो ये रीजन होता है गर्मियों में क्यों ये वाली रिएक्शन हो जाती है भैया, और ये ठंडक में क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि ठंडक में जैसे ही ये बनता है फॉर्मेशन, तैसे ही Cl2 फिर से बन जाता है, अपना फिर से गेम दिखा देता है, वो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, बस यही दिखा रहा। तो अब शायद ये पूरा गेम समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया है, ना समझ में आया तो वीडियो को फिर से देख लेना। अब इफेक्ट ऑफ duplication of ozone layer. With the duplication of ozone layer, more UV radiation filter into troposphere. Okay, UV radiation leads to aging of skin, contract, sunburn, skin cancer, killing of many phytoplankton, damage to fish productivity, etc. It has also been reported that plant protein get easily affected by UV radiations, which led to harmful maturation of cells. It also increases evaporation of surface water through the stomata of leaf and decreases the moisture content of the solid, increases in the UV radiation damage paints and fiber causing them to fade faster. नॉर्मल है ये। अब वाटर पोल्यूशन के ऊपर आते हैं। वाटर ये थर्ड मोस्ट और ये इम्पोर्टेंट है, इसके बाद जो टॉपिक्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें थोड़ी सी एक टेबल याद करनी होगी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। वाटर इज Water is essential for life. Without water, there is no life. We usually take water as granted for its purity, but we must ensure that quality of water
pollution of water originates from human activities through different paths. Pollution reaches surface or groundwater. Easily identified sources or place of pollution is called as point source. ये याद रखना. Okay, is like municipal and industry discharge pipe. Where pollutant enters the water source. अब फिर अब नॉन पॉइंट सोर्स के बारे में पढ़ना है हमको कि नॉन पॉइंट सोर्स क्या होते हैं. ठीक. Non-point source of pollution are those where a source of pollution can't be easily identified, is like agriculture run from farms, animal and cropland, acid rain, storm water drainage from street, parking lot, lawns, etc. Table something measure मैं दिखा भी देता हूँ कौन सी टेबल है. Of causes of water pollution. Okay. तो सबसे पहले कॉज है पैथोजन. पैथोजन क्या होते हैं? द मोस्ट सीरियस वाटर पोल्यूटेंट और द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स कॉल्ड पैथोजन. तो जो डिजीज कॉजिंग होते हैं उनको पैथोजन कहते हैं. पैथोजन इंक्लूड बैक्टीरिया एंड अदर organisms that enters water from domestic sewage and animal excreta. The human excreta contain certain bacteria named this and named this which cause gastrointestinal disease. ओके, तो इन दोनों बैक्टीरिया से बच के रहना चाहिए हमें. पाइथोजन, इनका नाम अगर आप पढ़ पाए याद कर पाए तो याद कर लेना. फिर ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं. द अदर ऑर्गेनिक the other major water pollutant is organic matter such as leaves, grass, trash, etc. They pollute water as a consequence to runoff. Exclusively phytoplankton growth within water is also a cause of water pollution. These are the waste are biodegradable. Okay. The large population of bacteria decomposes the organic matter present in the water. They consume oxygen. अब देखो यहाँ पे important point आने वाला है कि जो बायोडिग्रेडेबल तो होते हैं तो उनके जो जो बैक्टीरिया डिग्रेड करते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है डिजॉल्व इन वाटर. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वाटर कैन होल्ड इज लिमिटेड. जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है पानी में वो एक लिमिट तक ही हो सकता है. ठीक. इन कोल्ड वाटर dissolved oxygen can reach a concentration up to 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन. तुमको ये याद रखना है. ठीक. whereas oxygen in air is about 2 lakh ppm पार्ट्स पर मिलियन. ठीक. तो देखो सिग्निफिकेंटली कितना ज़्यादा, नियरली 20,000 टाइम्स ज़्यादा हमारा एयर में होता है in comparison to water. That is why even a moderate amount of organic waste when decomposed in water can duplicate the water of its dissolved oxygen. इसीलिए जो पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट आता है वो बहुत खतरनाक हो सकता है. देखो वो इतने कम ऑक्सीजन पहले से ही है और उस कम ऑक्सीजन में भी जो मेरे बैक्टीरियाज हैं वो खा जाएंगे. और जो ये टेबल 14.1 कह रहे थे दिखाने को कि ये सारे रिसोर्सेज हैं तो ये पढ़ लेना, मत पढ़ना, टाइम खराब होगा. कोई काम की चीज़ नहीं है. बोर्ड वाले स्टूडेंट देख लेना एक बार. डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक लाइफ. देखो अब और भी तो लोग रहते हैं, बैक्टीरिया थोड़ी रहती हैं मात्र. तो जो फिश वगैरह रहती हैं
और अदर एनिमल एक्वाटिक रहते हैं, सबको ज़रूरत होती है उस ऑक्सीजन की। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज़ बिलो 6 ppm, अगर 6 ppm के नीचे चला गया तो ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। तो मुझे याद रखना है 6 ppm के नीचे मुझे ओडी क्या, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देना है। युवराज सिंह को याद कर लेना, यूवी सेव एक्वाटिक लाइफ। तो 6 तो याद कर लेना बस, ठीक। ऑक्सीजन reaches water either through atmosphere or from the process of photosynthesis carried by many aquatic green plant। तो देखो, या तो एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन आ जाएगा, या फिर एक्वाटिक ग्रीन प्लांट जो होंगे जो ड्यूरिंग डे लाइट फोटोसिंथेसिस करते हैं। However, during nights photosynthesis stops but the plant continues to respire, resulting in reduction of dissolved oxygen. The dissolved oxygen is also used by microorganism to oxidize organic matter। ओके, सिंपल सी है कि रात को तो सारे लोग, अब कोई मिसकंसेप्शन तो नहीं ना है कि प्लांट भैया ऑक्सीजन नहीं CO2 लेता ना, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 लेता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ऑक्सीजन ही लेता है, ठीक। इफ टू मच ऑफ organic matter is added to water, all the available oxygen is used up. This causes oxygen dependent life to die. Thus, anaerobic bacteria which do not require oxygen begins to break down the organic waste and produce chemical that have foul smell and harmful to। अब ये भी देखो, एक और प्रॉब्लम पैदा हो गई, एक्वेटिक लाइफ नहीं रही तो एनारोबिक आ गए, और वो क्या ऐसी स्मेल पैदा कर रहे हैं जो कि हमारे लिए खतरा पैदा हो रहा है, ठीक। एरोबिक बैक्टीरिया डिग्रेड these organic waste and keep the water duplicated in dissolved oxygen। तो अच्छी बात है। Thus the amount of oxygen required by the bacteria to break down the organic matter present in certain volume of a sample of water is called biochemical oxygen demand, BOD। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सर्टेन वॉल्यूम, एक डब्बा ले लेता हूं मैं, इसमें वाटर भर लेता हूं, इसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको खाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए खत्म करने के लिए, उसको BOD कहते हैं। अब तुम ही दिमाग लगाओ कि जिसका BOD कम होगा वो अच्छा है, या जिसका BOD ज्यादा होगा उसका लिए अच्छा है। तो जिसका BOD कम होगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन कम लेगा, और जब ऑक्सीजन कम लेगा तो एक्वेटिक लाइफ मेरी रह जाएगी, ठीक। द अमाउंट ऑफ BOD in water is a measure of amount of organic material in the water in the terms of how much oxygen will be required to break down it biologically। Clean water should have BOD of value less than 5 ppm। देखो, अब क्या हो सकता है, जो मेरा फ्रेश वाटर होता है उसका BOD क्या होता है 5 ppm, और पोल्यूटेड जो होता है उसके पास 17 का। देखो इन दोनों के गैप कितने हैं, 12, और ये कितना है 6। फिर से युवराज सिंह आ गए। मतलब याद कर लो, याद करने का कोई भी तरीका हो सकता है, ठीक है। तो 5 ppm नॉर्मल वाटर के लिए और 17 ppm तुम्हारा एक जो बहुत पोल्यूटेड वाटर है उसके लिए BOD होता है। ये याद रखना है, भूलना थोड़ी है, भूलने के लिए नहीं बता रहा इतनी बार बार, ठीक है। 5 BOD फ्रेश वाटर, 17 BOD गंदा गंदा पानी के लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरे टाइप के केमिकल पोल्यूटेंट के ऊपर। एज वी नो दैट वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, water soluble inorganic chemical that include heavy metals such as cadmium, mercury, nickel, etc. constitute an important class of pollutant। All these metals are dangerous to human because our body can't excrete them। तो बॉडी में आने ही नहीं चाहिए, याद रखना। Over the time it crosses the tolerance limit
These metal can damage kidney, central nervous system, liver, etc. Acid like sulfuric acid from mimes drainage and salt from many different sources, including raw salt used in metal so and ice in the colder climate. Sodium and calcium chloride are वाटर soluble chemical polluted. ठीक, सिंपल सी लाइन थी. The organic chemical are other group of substances that are found in polluted air. Petroleum products pollutes many sources of water. Major water spill in ocean. Normal line है. Other organic substances with serious impact are the pesticides that drift around the spray or run off the land. ओके, तो जो हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं, अब बारिश हुई पानी चला जाए तो बह के चला जाता है, कहीं कहीं ग्राउंड वाटर में चला जाता है. वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल लाइक पीसीबी पाकिस्तान नहीं, पॉली क्लोरोनाइट बाइफिनाइल, और इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना. पीसीबी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है भैया. विच आर यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट एंड फर्टिलाइजर added to the list of water pollutant. PCB are suspected to be carcinogenic. ये भी हानिकारक, सॉरी, पीसीबी हानिकारक है, यहाँ पर भी कैंसर कॉजिंग है, यहाँ कैंसर कॉजिंग. Nowadays most of the detergent available are biodegradable. However, their use can create other problem. The bacteria responsible for degrading biodegradable detergent feed on it and grow rapidly. Okay, normal line है. While growing, they may use up all the oxygen dissolved in water. फिर से वही कहानी है, लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा बहुत शानदार, और वो ये है. आगे पढ़ते हैं अभी. Other forms of aquatic life such as fish and plant. Fertilizer contain phosphate and additives. As additives, the addition of phosphate in water enhances algae growth. अब algae क्या करेंगी? Such profuse growth of algae covers the water surface. अब water surface cover हो गया है, अब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो गया है, इसका मतलब एनएरोबिक कंडीशन आ गया है. अब इसका मतलब जो अंदर मेरे ऑक्सीजन वाले एक्वेटिक लाइफ थे, अब वो मर रहे हैं. दस अब बूम इन्फेंटेड वाटर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वाटर. ठीक, तो अब इसकी वजह से क्या होगा? सारे के सारे तो मर जाएंगे, लेकिन जो मेरे प्लांट हैं वो बच जाएंगे. ठीक, रिजल्ट इन सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नोन एज, पढ़ के बता देता हूँ. दिस प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट रिच्ड वाटर बॉडीज सपोर्ट्स अ डेंस प्लांट पॉपुलेशन, क्योंकि सारे के सारे तो यही मार दिए, विच किल्स एनिमल लाइफ बाय डिप्राइविंग ऑफ ऑक्सीजन. सारा ऑक्सीजन खा गया मेरा जो प्लांट था. इन सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नोन एज इथ्रोपिकेशन. इथ्रोपिकेशन. ओके, याद रखना क्या हुआ है. प्लांट थे, जो सारे प्लांट है, प्लांटों ने सारा ऑक्सीजन खा लिया, तो सारे जो एक्वेटिक लाइफ थे मर गए. अब मर गए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जहाँ सिंगल बायोडाइवर्सिटी आती है, इसको कहते हैं यूट्रोपिकेशन. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. इंटरनेशनल स्टैंड. अब देखो, तुमको 3-4 बात यहाँ पे याद रखना है. अब रटना है, ट्रिक भी बता ही देंगे रटने के लिए, याद कर लेना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर. द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर आर गिवन बिलो.
and they must be followed. Fluoride for drinking purpose. Water should be tested for fluoride and concentration. Its deficiency in drinking water is harmful to man and causes diseases such as tooth decay. ठीक है, अब तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, बस इतना बताना, इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसकी कंसंट्रेशन 1 ppm से लेकर के बस 1 ppm के आसपास होनी चाहिए, इतनी याद रखना है। ये दूसरे यूनिट में दिया हुआ है और ये फालतू सी बातें दी हुई हैं। अब जितनी भी स्लाइड्स है ना, उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। बस बात अब क्या है कि हमें याद करना है क्या क्या कंसंट्रेशंस होने वाली हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 के आसपास दांत टूटने लगता है और 10 के ऊपर तो वाट लग जाता है। ठीक है, राजस्थान में ऐसा चीज़ें होने लगती हैं। अब लेड का भी यही हालत है। लेड में क्या करना है, 50 ppb पार्ट्स पर बिलियन, सॉरी ppb लिखना था, ppb पार्ट्स पर बिलियन याद रखना। फ्लोरीन के लिए 1 ppm, फ्लोराइड के लिए सॉरी, लेड के लिए, लेड मतलब पीबी, पीबी के लिए कितना, 50, देखो पी है, पीपीबी, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन चाहिए इसको, लेड है ना, महंगा है। सल्फेट है आ गया मेरा, सल्फेट 500, 500 पीपी, लेकिन ये एम के साथ आया, जब 500 एम से ज़्यादा होगा तब खतरनाक है। अब ये तीनों तुम तुरंत याद कर लो, वीडियो रोको और याद करो, तुरंत याद करो, हम कह रहे हैं तो याद करो। अब ऐसे ही नाइट्राइड का है, नाइट्रेट 50 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अब ये डिजीज़ खास कर देता है, इतना बड़ा नाम है, मैं ब्लूबेरी बोल देता हूँ। ठीक है, अब ये टेबल याद करनी है हमको, ये टेबल। ठीक, अब देखो एफ जो है मेरा, एफ का याद रखना है, एफ 0.2 है, फिर थर्ड में 0.2 आ गया। ठीक, देखो थोड़ा याद करने का कोशिश करो तो याद हो जाएगा, और ये सब कुछ ppm में है, तो तुमको याद करना है, किसी भी तरीके से याद करना है। देखो आंख बंद करो तो सबसे पहले मेरा 0.2 लिखा हुआ था, फिर 0.005 लिखा हुआ था, फिर डुप्लीकेट हो गया था, पहले वाला और तीसरा वाला एकदम सेम था, फिर मेरा लिखा हुआ था 3, और फिर 3 + 2 5 लिखा हुआ था, और मेरा आखिरी वाला बहुत कम था। और ये देखो जो एक बार आ जा रहा है वो दोबारा नहीं आ रहा है, एक ही केस में आया है, 0.2 वाले केस में आया है। किसी तरीके से याद कर लो क्या क्या है मेरा। सबसे पहले मेरा 0.2 है, फिर क्या आया है मेरा, मेरा है 0.005, फिर मेरा वही डुप्लीकेट आ गया है, फिर मेरा क्या हुआ है, 3 आया है, और 3 + 2 कितना हुआ है, मेरा 5 हुआ है, और फिर 0.005 आया है। और इसको याद कैसे करना है, फिर एफ ई मेनू mn कल, नहीं सॉरी, फिर मेनू एल्कोहल al, क्यों, क्यों, पंजाबी बंदा है पूछ रहा है भाई, सरदार जी हैं, सरदार जी हैं भाई पूछ रहे हैं। फिर मेनू एल्कोहल क्यों ज्यादा चढ़ी भाई, कंसंट्रेशन कैसे याद करना है, 0.02, mn का क्या हो जाएगा 0.0005, एक जीरो इसमें लगेगा, और फिर क्या होगा, देखो 1 वाला और 3 वाला सेम था, फिर 4 नंबर पे गए थे तो 3 था। ठीक, फिर जब 5वें पहुंचे थे तो 2 प्लस किए थे, फिर ये वाले में 0.005, याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। अब इतने, इसके बाद सबका बस रीडिंग लेना है और कुछ भी नहीं है आगे इम्पोर्टेंट जो मैं बता सकूं, ये सब एक रीडिंग मारते जाओ। ठीक है, कुछ भी इम्पोर्टेंट इसमें है नहीं। डीडीटी के बारे में बताया गया है, डीडीटी का स्ट्रक्चर देख लो, कुछ भी इम्पोर्टेंट है नहीं इधर।
यहाँ 10% रूल तो तुमको पता ही होगा, क्लास 10th या 9th में पढ़े होगे, 9th या 10th क्लास में, कि हर एक लेवल के बाद 10% एनर्जी घट जाती है, तो पोल्यूटेंट ऐसे 10% इंक्रीज हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं। रीडिंग लेते जाओ, इधर कुछ भी नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट हो जेई या नीट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और आप रीडिंग लेते जाओ, बोर्ड वाले अगर बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो बस रीडिंग लेते जाओ मेरे साथ ही, बंद मत करना बुक को, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, चलते जाओ। इंडस्ट्रियल वेस्ट इसी तरह से है, इधर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो क्वेश्चन बन सके, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है, तो इसीलिए, लेकिन हाँ बोर्ड्स के लिए बन सकता है, तो आप देखते जाओ भाई। अब ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है, ग्रीन केमिस्ट्री का डिफिनीशन देख लेना, मैं खुद ही पढ़ देता हूँ ग्रीन केमिस्ट्री। Green chemistry is a way of thinking and is about neutralizing the existing knowledge and principle of chemistry and other sciences to reduce the adverse impact on environment। तो यही ग्रीन केमिस्ट्री है, ये डेफिनेशन में भी आ जाए। और फिर ग्रीन केमिस्ट्री is a is a production process that would bring about minimum declaration and something। बस ये बहुत, ये पॉइंट इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, बस इसको रीडिंग लेते जाओ। यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ सकता है, ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ, ओके, और कुछ भी नहीं। सबसे पहले टेक्ट्रा, ये ड्राई क्लीनिंग में यूज करते हैं, ये याद रखना, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब वॉज अर्लियर, ड्राई क्लीनिंग में पहले इस्तेमाल किया जाता था, याद रखना कि ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल किया जाता, अब नहीं शायद किया जाता है, हाँ, क्योंकि ये भी वही कैंसर कॉजिंग था, तो अब नहीं यूज किया। द प्रोसेस ऑफ दिस कंपाउंड इज नाउ रिप्लेस्ड बाय a process where a liquefied carbon dioxide is with a suitable reagent is used। ओके, हाँ, रिप्लेस कर दिया गया है, अच्छी बात है। these डे, हाँ, पर ऑक्साइड एक बहुत ही बढ़िया ब्लीचिंग एजेंट भी होता है, ठीक है। इन क्योंकि ऑक्साइड ब्लीचिंग एजेंट होते क्या है, जो ऑक्सीडाइज करते हैं, तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, अभी ये टूट जाते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं इसी वजह से। और फिर ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन गैस को पहले इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब फिर पेरोक्साइड को यूज़ करते हैं, बस इतना ही है। फिर सिंथेसिस ऑफ सर्टेन मटेरियल, बढ़िया से ये वाला रिएक्शन याद करो तो ये आया था, और इसी वजह से मैं, मात्र इस रिएक्शन की वजह से मैं रह गया था, ठीक। इसको कतई से याद कर लो, कैसे भी करके याद कर लो यार, मतलब बहुत आसान ही है, कि मतलब कुछ कर नहीं रहा है ये, पता नहीं यार, मतलब क्या ही हो रहा है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन, इसीलिए ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, पता नहीं कैसे एसिटल हाइड्राइड बना देता है यार, बना देता है, याद कर लो 90% होता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, कॉपर एंड वाटर, ठीक, बस इतना सा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम लोग यहाँ तक आए हो, बहुत मेहनत की, और तुमने 4 नंबर जेई मेंस के फिक्स कर लिए हैं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम लोगों को। और इवन नीट में भी अगर क्वेश्चन आया तो 4 मार्क्स नीट वाले डॉक्टर तुम भी लेके गए हो, और बोर्ड वाले भैया तुम तो सब कुछ रट लेना, मैंने अच्छे से बता दिया है रटने का तरीका। 2 घंटे में ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, मुझे 1 से 1.5 घंटा लग रहा था, लेकिन रिएक्शन अगर मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन ना की होती तो मैं एस्टिमेटेड टाइम में ही कर लेता रिएक्शन को बार बार, क्योंकि रिएक्शन सब लोग नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, ये सबकी प्रॉब्लम होती है, रिएक्शन रटने चले जाते हैं, रिएक्शन रटने में कभी मत जाओ। जरूर का जरूर बताओ कि तुमको नेक्स्ट क्या चाहिए मेरी तरफ से, और वीडियो कैसी लगी पूरी की पूरी, जरूर कमेंट करो, जरूर, क्या अच्छा है क्या बुरा है जरूर कमेंट करो, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा, नया नया एक्सपीरियंस है मेरा।
तो तुम्हें नेक्स्ट क्या चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है वो हाइड्रोजन के ऊपर आएगी, हाइड्रोजन चैप्टर के ऊपर आएगी। ये भी 4 मार्क्स के आसपास आसानी से फिच कर सकता है। मैं बस उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस समय जो तुम्हें मिनिमम टाइम में ज़्यादा स्कोर दे सकें, तो वो हाइड्रोजन होगा। और थैंक यू वेरी मच, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।